हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारतीय संविधान का संघ और उसके राज्य क्षेत्र जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, है ना। इसके सब पार्ट 2 में लिखा हुआ है राज्य और उसके राज्य क्षेत्र प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे। मतलब पहली पहली अनुसूची में समस्त राज्यों और उनके जो राज्य क्षेत्र है उनका वर्णन किया हुआ है। ठीक है। तीसरा इसका सब सेक्शन है भारत का राज्य क्षेत्र निम्नलिखित से मिलकर बना होगा। किस किस से बना होगा? भारत का जो क्षेत्र है किस किस से मिलकर बना होगा? राज्य अर्थात राज्यों का क्षेत्र, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र अर्थात यूनियन टेरिटरी, और ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जा सके अर्थात जो अर्जित किए हुए क्षेत्र अगर भारत के में वो समाहित होते हैं तो वो भी भारत के राज्य क्षेत्र में आएंगे। अनुच्छेद 2 में क्या वर्णित है? संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकेगी या उनकी स्थापना कर सकेगी जिन्हें वो ठीक समझे। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 2 है। अर्थात देखिए आपने सिक्किम का भारत में विलय कैसे हुआ? सिक्किम राज्य को 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में विलय किया गया, जबकि 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को क्या बनाया गया था? सहयुक्त राज्य, है ना, सहयुक्त राज्य बनाया गया था, एसोसिएट राज्य बनाया गया था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे भारत में विलय करके पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 3 सबसे महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 3 क्या है? संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के नाम, सीमाओं या क्षेत्र में बदलाव करने का अधिकार है। अर्थात हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो अनुच्छेद 3 है वो संघ को या केंद्र सरकार या संसद को ये शक्ति प्रदान करता है कि वो भारतीय राज्यों का विघटन कर सके या उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सके या दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सके या एक राज्य को तोड़कर दो राज्य बना सके या एक राज्य को यूनियन टेरिटरी बना सके या यूनियन टेरिटरी को राज्य बना सके। अर्थात राज्यों की जो गठन या निर्माण की प्रक्रिया है वो समस्त रूप से संसद में निहित है। अनुच्छेद 4 में क्या वर्णित है? पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन और अनुपूरक, अनुशांसिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियों का वर्णन करता है। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 4 जो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो जो उन्होंने नियम कानून बताया गया है उनमें जो भी उपबंध करने के लिए प्रयोग होता है वो अनुच्छेद 4 में वर्णित है ना। अब अनुच्छेद 3 में कुछ बातें ऐसी हैं जो बाद में जोड़ी गई, जैसे और कुछ उसके प्रोविजन स्पेशल है। जैसे अगर कोई अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो यहाँ पे लिखा हुआ है सीमाओं में जो संसद को नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के नाम, सीमाओं या क्षेत्रों में बदलाव का अधिकार है, तो इसके इसमें एक प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के किसी सदन में प्रस्तुत नहीं कर सकता। अर्थात मतलब कहने का तात्पर्य है अगर राज्यों की सीमाओं में और नए राज्यों का निर्माण करना है तो उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। और जब तक विधेयक में अंतर्विष्ट वस्तु प्रस्ताव किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम पर प्रभाव नहीं डालता हो तब तक विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के विधानमंडल को उस संदर्भ में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात अतिरिक्त अवधि के भीतर उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए निर्दिष्ट नहीं कर सकता, और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि पहले तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी चाहिए और जिस राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है या जिस राज्य को अलग किया जा रहा है या मर्जर किया जा रहा है उस राज्य को एक समय सीमा देनी पड़ेगी कि आपको उसमें सुझाव मांगने के लिए एक समय सीमा बतानी पड़ेगी। हालांकि ये सुझाव बाध्यकारी नहीं होते। अब भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। आपको पता होगा कि विनाशी राज्यों का मतलब भारत में राज्यों का विघटन किया जा सकता है परंतु संघ का विघटन नहीं किया जा सकता है, जबकि अमेरिका क्या है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अर्थात वहां ना तो राज्यों का विघटन किया जा सकता है ना ही संघ का विघटन किया जा सकता है। ठीक है, भारत में जो स्थिति थी विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ ये किन परिस्थितियों में अपनाई गई, क्यों अपनाई गई? 1947 में भारत का धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था। ये एक मजबूत संघ के निर्माण के लिए ऐसा किया गया। रियासतों के शासकों को उनकी इच्छा के विरुद्ध रियासत का जो है भारत में विलय किया गया।
1947 में भी में 1947 से ही भारत में भाषाई आधार पर राज्यों की मांग प्रारंभ हो गई थी। आपको पता होगा कि एस के हर समिति का गठन हुआ था सबसे पहले भाषाई राज्यों की मांग को लेकर। इसके बाद जेवीपी, है ना, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के मतलब इन तीनों लोगों के मतलब तीनों लोगों के द्वारा जेवीपी समिति का गठन किया गया था। ठीक है, इन्होंने जो भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की बात को मना कर दिया था। एसकेदार समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण या गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। परंतु आगे चलकर क्या होता है कि एक तेलुगु सामाजिक कार्यकर्ता थे, कौन? पोट्टी श्री रामल्लू, है ना, रामल्लू। ये 56 दिनों का अनशन करते। कितने दिनों का? 56 दिनों का अनशन करते। और इस अनशन के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। ये क्या क्यों अनशन करते हैं? ये भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग करते हैं, अर्थात तेलुगु राज्य के ये निर्माण की मांग करते हैं तेलुगु भाषा के आधार पर, और इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु होने के बाद राज्य में मतलब एक तरह से बहुत उपद्रव या तनाव की स्थिति निर्माण हो जाती है, और उसी संदर्भ में फिर जो तेलुगु राज्य का निर्माण किया जाता है, तेलुगु भाषी लोगों के लिए तेलुगु राज्य का निर्माण किया जाता है। तो ये जो पोट्टू श्रीरामल्लू है, इन्होंने काफी संघर्ष किया है राज्यों को भाषाई आधार पर निर्मित करने के लिए। ये नाम काफी महत्वपूर्ण है साउथ के लिए। पोट्टी श्रीरामल्लू वैसे पूरे राष्ट्र के लिए है, परंतु साउथ के ये हीरो कहलाते हैं राज्यों के मांग को लेकर भाषा के आधार पर। अब स्वतंत्रता जब भारत को मिली 1947 में, उसके बाद राज्यों की स्थिति कैसी थी, मतलब किस तरह से राज्यों का विभाजन होता था। तो जो ब्रिटिश सरकार ने भारत के राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटकर रख रखा था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, है ना। भारत की स्वतंत्रता के समय राज्यों का विभाजन विभिन्न श्रेणियों में किया गया था। ये विभाजन विभिन्न प्रशासनिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक कारणों पर आधारित थे। उस समय के राज्यों को 4 प्रमुख समूह में बांटा गया था। भाग ए राज्य, ये कौन से थे? ये ब्रिटिश प्रांत कहलाते थे। भाग ए राज्यों में वे क्षेत्र शामिल थे जो पहले ब्रिटिश भारत का हिस्सा थे और सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन थे। इन राज्यों के प्रशासन का ढांचा अधिक विकसित और मजबूत था। इस श्रेणी में कौन? मद्रास आता था, बॉम्बे, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रांत, असम, बिहार, संयुक्त प्रांत, पंजाब और उड़ीसा, अर्थात कुल 9 राज्य इसके अंतर्गत आते थे। इन राज्यों में निर्वाचित विधानमंडल और मुख्यमंत्री होते थे। दूसरा आता था भाग बी, है ना, भाग बी वाले राज्य। भाग बी राज्यों में पूर्व की देशी रियासतें शामिल थी जो अब भारतीय संघ का हिस्सा बन चुकी थी। ये राज्य विशेष रूप से रजवाड़ों से बने और उनकी अपनी स्वायत्तता हुआ करती थी। इस श्रेणी में हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, त्रावणकोर, कोचीन, मैसूर, पूर्वी पंजाब, पटियाला, राजस्थान, सौराष्ट्र, विंध्य प्रदेश और मध्य भारत जैसे राज्य आते थे। इन राज्यों का प्रशासनिक ढांचा ब्रिटिश भारत के तहत नहीं था, बल्कि रियासतों के विलय से बनाया गया था। इनमें राज प्रमुख होते थे और कई राज्यों में विधानसभाएं सभाएं भी थी, अर्थात इसमें राज्य प्रमुख होते थे, मुख्यमंत्री नहीं होते थे। राज्य जो क्षेत्र है उसका प्रमुख होता था। भाग सी राज्य, इसे हम चीफ कमिश्नरी कहते थे, मतलब जो तात्कालिक भारत के अंतर्गत ये चीफ कमिश्नरी कहलाती है ना। भाग सी वे राज्य थे जो पहले ब्रिटिश प्रांत नहीं थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इन्हें भारतीय संघ में शामिल किया गया। कौन कौन से थे? दिल्ली, भोपाल, अजमेर, कुर्ग, बिलासपुर, कूच बिहार, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, ये जैसे क्षेत्र शामिल थे। इन राज्यों में एक मुख्य आयुक्त द्वारा शासन किया जाता था जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते थे, इसलिए इसको हम चीफ कमिश्नरी भी कहते थे। नेक्स्ट था भाग डी, है ना। डी राज्य कौन थे? जो अर्जित राज्य क्षेत्र हुआ करते थे वो भाग डी के अंतर्गत रखे जाते थे। भाग डी राज्य की श्रेणी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के प्रशासन के अधीन था। यहाँ के प्रशासन का नियंत्रण सीधे केंद्र सरकार के अधीन था और ये मुख्य आयुक्त द्वारा शासित होता था। इन समूह का निर्माण भारतीय संघ के संगठनात्मक ढांचे में सुधार और प्रशासनिक सरलता के लिए किया गया
था। बाद में 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ और राज्यों को भाषा, सांस्कृतिक और प्रशासनिक आधार पर पुनर्गठित या पुनर्व्यवस्थित किया गया। क्या हुआ था कि 1900 जब मैंने बताया था कोट्टू श्रीरामुलु ने अनशन किया था, आमरण अनशन 56 दिनों का आमरण अनशन किया गया था, तो तेलुगु राज्य के निर्माण की स्थितियां हो गई थी और तेलुगु भाषी राज्य के भाषा के आधार पर तेलुगु राज्य का निर्माण किया गया था, है ना। तो 19 अब जब ये मांगे बढ़ गई तो सरकार ने क्या किया, 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया। किसका गठन किया? फजल अली आयोग का गठन किया। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की तथा इस रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत ये जो भाग ए बी सी डी थे इसको समाप्त कर दिया गया और दो श्रेणियां बनाई गई, एक राज्य और एक संघ राज्य क्षेत्र, है ना, एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो इस तरह से सारे राज्यों का निर्माण फिर स्टार्ट होने लगा। अब हम देखेंगे कि भारत में किस राज्य का गठन कब हुआ और किस परिस्थितियों में हुआ। जैसे उत्तर प्रदेश 1950 में बना। यह राज्य शक्तिशाली साम्राज्य की भूमि के रूप में लोकप्रिय 1950 में उत्तर प्रदेश बनने से पहले इसे संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। यूपी को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, जो अवध और आगरा क्षेत्रों को जोड़कर एक किया गया था। बिहार को अगर देखें तो इस राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को किया था ब्रिटिश लोगों ने, लेकिन इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला। 2000 में इसे विभाजित कर दिया गया और झारखंड नाम का एक नया राज्य बनाया गया। असम 1950 में, असम 1826 में ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया था। 1874 में असम को बंगाल से अलग कर दिया गया। कब किया गया? 1874। 1912 में ब्रिटिश शासन के तहत असम प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया, है ना, असम प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। ग्रेटर असम में मेघालय, नागालैंड और मिजोरम शामिल थे। 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। उड़ीसा 1950 में, 1 अप्रैल 1936 को अंग्रेजों द्वारा उड़ीसा को एक अलग प्रांत बनाया गया। 1950 में यह राज्य बन गया। 2011 में इसका नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। 2011 में ओडिशा कर दिया गया, पहले ये उड़ीसा। तमिलनाडु 1950 में, पूर्ववर्ती मद्रास प्रेसिडेंसी को 1950 में एक राज्य के रूप में पुनर्गठित किया गया। 1969 में इसका नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। आंध्र प्रदेश 1956, 1 नवंबर 1956 को राज्य का दर्जा दिया गया। अलग राज्य बनने से पहले मद्रास राज्य का हिस्सा था, है ना, मद्रास राज्य का हिस्सा था। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से को अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया, है ना। आंध्र प्रदेश का जो विभाजन किया गया है 2 जून 2014 को किया गया और तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ, है ना, ठीक है, और इसे 2000 में विभाजित करके छत्तीसगढ़ को एक नया राज्य बनाया गया। केरल का गठन 1956 में हुआ। ये त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार के पूर्व राज्यों को 1956 में केरल राज्य बनाने के साथ मिला दिया गया। 1 नवंबर 1956 को केरल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कर्नाटक 1956, 1 नवंबर 1956 को मैसूर राज्य के रूप में हुआ था। 1956 में सभी कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को एक साथ लाकर मैसूर राज्य का निर्माण किया गया, है ना। 1973 में राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। 1956 में मैसूर का गठन हुआ था और 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। महाराष्ट्र 1960 में बना। बम्बई एक प्रांत हुआ करता था। 1960 में बम्बई को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक महाराष्ट्र और गुजरात, भाषा के आधार पर मराठी और गुजराती लोगों के आधार पर, है ना। नागालैंड का गठन 1963 में हुआ। ये 1 दिसंबर 1963 को हुआ। इसे असम से अलग कर दिया गया। पंजाब 1966 में हुआ, है ना, 1966 में बना। ये पहले किसका हिस्सा था? पंजाब का मतलब विभाजन 1966 में हुआ। ये राज्य 8 अन्य समान राज्यों के साथ पटियाला रियासत के विलय के बाद बनाया गया था। 1966 में इस विलय से हरियाणा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अलग हुआ है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी बनी, है ना, मतलब हरियाणा 1966 में बना। भाषा के आधार पर हिंदी भाषी
लोगों को अलग कर दिया गया और हरियाणा का गठन हुआ। हिमाचल प्रदेश 1971 में। हिमाचल प्रदेश का निर्माण 1950 में 30 रियासतों के विलय के साथ हुआ और 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। मणिपुर 1972। मणिपुर 1947 में भारत के साथ स्वतंत्र हुआ। 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना और 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। मेघालय 1972। मेघालय का गठन 1970 में असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य के रूप में किया गया था। 21 जनवरी 1972 को ये एक अलग राज्य बन गया। त्रिपुरा 1972 में। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा 1972 तक एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहा। बाद में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। सिक्किम को मैं पहले बता ही चुका हूँ। 36वें संविधान संशोधन के तहत इसे भारतीय राज्य बनाया गया। 35वें में इसे सहयुक्त एसोसिएट राज्य बनाया गया था। गोवा 1987 में एक राज्य बना। भारत की आजादी के बाद भी यह राज्य पुर्तगाली उपनिवेश के रूप में शासन के अधीन था, लेकिन 1961 में भारतीय सेना द्वारा मुक्त कर दमन और दीव के साथ इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और 1987 में इसको राज्य के रूप में गठित किया गया। अरुणाचल प्रदेश 1987 में राज्य बना। 1972 में अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था और 1987 में 1972 में केंद्र शासित था। 1987 में इसे स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। मिजोरम को 1987 में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ 2000 में बना। झारखंड 2000 में बना। उत्तराखंड 2000 में बना। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, झारखंड बिहार से, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ। तेलंगाना किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। ठीक है, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले वाले वीडियो में हम आर्टिकल 5 से 11 के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे नागरिकता से संबंधित। तब तक के लिए नमस्कार।